हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम अल्टरनेटिंग करंट सर्किट पढ़ेंगे जिसके अंदर सिर्फ इंडक्टर होगा। जैसे लास्ट केस में हमने एक ऐसा सर्किट पढ़ा था जिसके अंदर अकेली रेजिस्टर थी। इस केस के अंदर सिर्फ एक इंडक्टर होगा। ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है भाई, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। और जो एक बहुत बड़ी अजम्पशंस मैं लेके चल रहा हूं वो अजम्पशन ये है कि इस इंडक्टर की कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया, सर्किट में एट एनी इंस्टेंट पे, एट कोई भी इंस्टेंट के ऊपर एक ईएमएफ डाल दी जिसकी वैल्यू थी ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये एक मैंने अल्टरनेटिंग ईएमएफ दे दी। ठीक है, अब इससे होगा क्या, जो मेरा इंडक्टर है ना इसके अंदर क्या होगा, जैसे इसके अंदर करंट आया और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, वो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी जो मेरे इस ईएमएफ को अपोज करेगी। ठीक है, अब मेरी इस ईएमएफ को अगर इंड्यूस करेगी तो इसमें जो करंट हम फाइंड करेंगे ना उस बेस पे अब फाइंड करेंगे। लास्ट केस में हमने जो इंडक्टर, जो हमने रेजिस्टेंस करके पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड किया था वो कैसे किया था, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस करके। रेजिस्टेंस क्यों आती है, वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो जो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो दुख भरी कहानी होती है, उनके जो कोलिजन्स होती हैं जो करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, वो क्यों आती है, इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन्स करके। लेकिन इस केस में रीजन कुछ और है पोटेंशियल ड्रॉप होने का। इसके अंदर रीजन क्या है, वो भाई सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर। मैं मान लेता हूं एट एनी इंस्टेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज डी आई बाई डी टी, वेयर आई इज द इंस्टेंटेनियस करंट। अब इस सर्किट में अगर करंट फ्लो करवाना है तो भाई एक बात बहुत जरूरी है, इस इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इस ईएमएफ के इक्वल आना चाहिए बिकॉज ऑफ किरचॉफ लॉ। हम लूप घुमाए, हमारी वैल्यू आएगी लाइक जो ईएमएफ आएगी ना हमारी, दैट हैज टू बी टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द इंड्यूस्ड वोल्टेज। ठीक है, मैंने वही लिखा है, ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस एल डी आई बाई डी टी क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कॉइल की इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसको किसके बराबर रख दिया मैंने, ई नॉट साइन ओमेगा टी के। ठीक है, अब अगर मैं डी टी उधर ले जाऊं और एल डिवाइड कर लूं तो मेरा वैल्यू क्या बचेगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन एल इक्वल टू डी आई। और अगर इसको मैं गलती से इंटीग्रेट कर लूं, ये मैंने कौन सी इंटीग्रेशन करनी है, इनडेफिनेट। ठीक है, तो मेरी क्या वैल्यू आ रही है, माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल को साइन ओमेगा टी प्लस के। बट एक मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा जो ईएमएफ, मेरा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है ना, उसको एक साइन फंक्शन के फॉर्म में है। तो इस साइन ओमेगा टी को अगर मैं साइन में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन ब्रैकेट पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी प्लस ये क्या चीज है, वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको मत भूल जाना भाई। हाँ, ये बाद में जीरो जरूर हो जाएगा बट इसको एक बार के लिए भूलना नहीं है। अब जीरो होने का कारण, जो मेरा इंस्टेंटेनियस करंट, जैसे मेरी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ टाइम डिपेंडेंट है ना, उसी तरह मेरा इंस्टेंटेनियस करंट भी टाइम डिपेंडेंट ही आना चाहिए। ठीक है, बट यहां पे जो मेरा कांस्टेंट आया है ये टाइम डिपेंडेंट तो नहीं है, तो इसी कारण इसकी वैल्यू हम क्या ले लेंगे, इक्वल टू जीरो। तो जो मेरा टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है के, वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो फाइनली इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आ कितनी गई, ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। वो भाई उल्टा पुल्टा कैसे हो गया, वो आगे जो माइनस साइन था ना, ये नेगेटिव वाला, तो एक प्रॉपर्टी होती है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये वाली वो लगा दी। जो माइनस है इसको ऑब्जॉर्ब करने के लिए मैंने क्या किया, अंदर माइनस थीटा कर दिया, तो बन गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। वो ये बहुत कुछ कहती है ये इक्वेशन कहती है भाई, जो मेरा इंस्टेंटेनियस करंट है ना वो पाई बाय 2 के फेज डिफरेंस पे आया अब की बार ईएमएफ के। ये ईएमएफ का था ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन जो मेरा करंट बना है वो बना ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये पाई बाय 2 बहुत कुछ कहता है, ये कहता है कि भैया जब मेरा करंट
मैक्सिमम होगा तो मेरा इस टाइम इस बार मेरी ईएमएफ उस टाइम मैक्सिमम नहीं रही होगी। जब मेरी ईएमएफ मैक्सिमम होगी तो उस टाइम मेरी करंट की वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली इन दिस अल्टरनेट करंट लैग्स बिहाइंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ बाय अ फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री और 1/4 ऑफ अ टाइम पीरियड। वो 1/4 टाइम पीरियड से अब ये करंट पीछे चलेगा। तो अब मेरे करंट की वैल्यू क्या आ गई है, ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। और इस टर्म को ना अब मैं ई नॉट बाई आर से अगर कंपेयर करूं और इसको मैं लिख दूं आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो ई नॉट बाई ओमेगा एल है ना, ये बेसिकली नेट ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस का काम करता है। और जो ये रेजिस्टेंस इस केस में आ रही है वो इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, रिएक्टेंस बोलेंगे। जो रिएक्टेंस आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, ओमेगा एल के। ठीक है, तो उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, एक्स एल से। इसको मैं क्या बोलूंगा, सिंस माई सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव देयरफॉर द रिएक्टेंस बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसको क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू होगी ओमेगा इंटू एल के इक्वल। ओ भाई इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, वो वही डायमेंशन होंगी जो रजिस्टर की होंगी, क्योंकि यूनिट्स मेथड तो वही कहता है कि इसकी डायमेंशन रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए, नहीं तो करंट की वैल्यू बिगड़ जाएगी, करंट की डायमेंशंस बिगड़ जाएंगी। ठीक है, तो इसकी डायमेंशंस भी रेजिस्टर वाली होंगी। और एक और बात, अगर मेरा ओमेगा 0 हो जाए, ओमेगा 0 का मतलब क्या हो गया, मेरा करंट कौन सा हो गया, डीसी। अब मेरे सर्किट में एक करंट जा रहा है जो कि डायरेक्ट करंट है। ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। अगर मैं वो वैल्यू 0 कर दूं तो पता है क्या होगा, तो भाई ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0, और मेरा करंट हो जाएगा इन्फिनाइट, ईएमएफ हो जाएगी ऐसे लगेगा जैसे करंट इन्फिनाइट हो गया। इसका मतलब पता है क्या है, वो इंडक्टिव सर्किट डीसी को ना अफेक्ट नहीं करता। इट इज अनलाइक रेजिस्टर। इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, अगर ये मैं डीसी वोल्टेज दे दूं ना तो वो उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं फेजर डायग्राम की। पहले मैंने कर्व बनानी है। अगर मैं वोल्टेज की कर्व बनाऊं, क्या थी मेरी ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वही साइन वाला कर्व बन जाएगा ऐसे करके। ठीक है, ये तो आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन अब मैं बात करूंगा करंट की। जो करंट की वेव फॉर्म बनेगी ना, उसके अंदर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अब टाइम 0 पे वैल्यू 0 नहीं आएगी। अब टाइम 0 पे वैल्यू आएगी माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल। क्यों, वो साइन माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा अब की बार, क्योंकि माइनस पाई बाय 2 का क्या है, फेज डिफरेंस। तो पाई बाय 2 पे अब करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहां से करंट की वैल्यू शुरू होगी। अब देखो, जैसे ही मेरी वोल्टेज वैल्यू मिनिमम या 0 थी, वैल्यू मेरी 0 थी, बट उस टाइम मेरा करंट 0 नहीं था। अब जैसे ही मेरी ईएमएफ की वैल्यू 0 हो, ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मेरी करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, इसी तरह मैं इसकी कर्व बनाऊंगा, ये कुछ इस तरह बनेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फेजर्स का। अब मान लो मैंने ये टाइम पीरियड, इस टाइम के ऊपर मैं कंसीडर कर रहा हूं पूरी चीज। ठीक है, इस टाइम पे कंसीडर करते वक्त मैंने क्या किया, डॉटेड लाइन ऊपर बनाई, डॉटेड नीचे, इन दोनों को टच करी, 2 पॉइंट आ गए मेरे पास। एक ये पॉइंट आया जो मेरे को ईएमएफ बताएगा इस टाइम पे, ये पॉइंट बताएगा मेरे को इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे मेरे को इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, बट में हमारा फर्ज बनता है सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉ करें, वोल्टेज का फेजर ड्रॉ करें। तो चलो पहले हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन लेकर आएंगे इस, और सारी डॉटेड हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, ओमेगा टी जिस टाइम पे हम देख रहे हैं वो एंगल ओमेगा से वो टाइम मल्टीप्लाई करके उसको एंगल्स में कन्वर्ट करके डिग्रीज में, यहां पे हम उसको वो एंगल क्रिएट करके एक लाइन क्रिएट करेंगे जो उस पर्टिकुलर लाइन को टच करे, इस डॉटेड लाइन को टच करे। जब भी ये लाइन टच करेगी वो वैल्यू मेरी बताएगी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ के फेजर को। ठीक है, अब ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 था, तो वहां से माइनस पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री नेगेटिव में आ जाओ। वैसे तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, लेकिन अब मेरा -90 है, -90 के आगे अब -90 के लिए मेरे को वापस पीछे आना पड़ेगा क्योंकि लैग कर रहा है। तो वहां से मैं 90 डिग्री राइट में आऊंगा, अब क्लॉकवाइज आऊंगा। क्लॉकवाइज क्यों आऊंगा, क्योंकि इस बार क्या है मेरा -π/2 वापस आऊंगा मैं। -π/2 का मतलब क्या होगा, मेरे को क्लॉकवाइज 90 डिग्री की डायरेक्शन में आना पड़ेगा। और जहां पे ये वैल्यू टच करेगी इस डॉटेड लाइन को, वो वैल्यू क्या होगी मेरी, वो क्या बताएगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है,
तो इस केस के अंदर जो मेरी रिएक्टेंस आई है, जो बेसिकली इंडक्टिव रिएक्टेंस आई है, उसकी वैल्यू क्या आई है, ओमेगा एल। ठीक है, और जो इंस्टेंटेनियस करंट आया वो आया ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। फेज डिफरेंस कितना आ गया, 90 डिग्री। इस केस के अंदर जो वोल्टेज है करंट को लीड कर रही है, वो इसका मतलब ये है जब मेरा करंट मिनिमम था तो मेरा वोल्टेज मिनिमम नहीं थी। ठीक है, उसकी वैल्यू 0 थी। अब इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि भाई इस केस के अंदर जो मेरी पोटेंशियल ड्रॉप आया है वो ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट नहीं है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो आया बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, ये बात बहुत जरूरी है कंसेप्ट वाइज। जो इस केस में मेरा पोटेंशियल ड्रॉप आया है वो सेल्फ इंडक्शन करके आया है, इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन या रेजिस्टेंस करके नहीं आया। ये हमेशा ध्यान रखना। और अगर इस वीडियो में कोई डाउट हो जरूर पूछो। थैंक यू।